my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग MHI 101 यानी कि एंशंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं तो आपके पास MHI का पेपर होगा, MHI 101 का पेपर होगा. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेटशीट में कि दिसंबर वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 9th ऑफ दिसंबर को है. सो यहाँ पर हम लोग दिसंबर सेशन के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिन भी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगी वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. विद देयर आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बच्चों, जो आंसर्स होते हैं उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं. तो हमारे आंसर्स में इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी का कंटेंट भी मिल जाता है. आप लोग चाहें तो क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले उनको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 3 है. इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज. ठीक है, हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज. आप लोग वहाँ से अपने PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन. ये जो है इसमें आपको डिटेल अकाउंट देना है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द न्यू स्टोन एज. तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि जो हमारे अर्ली मेंस थे वो टूल्स को बनाया करते थे. ठीक है, लेकिन जो टूल्स हैं, क्या हर एक टाइम पे टूल्स सेम होते थे? नहीं. जो टूल्स हैं वो हमेशा इवॉल्व होते रहे हैं, है ना, हमेशा इवॉल्व होते रहे हैं. अर्ली जो टूल्स हुआ करते थे वो डिफरेंट थे, फिर मेडिवल पीरियड में टूल्स अलग थे और फिर मॉडर्न यानी कि जो हमारा न्योलिथिक पीरियड है उसमें टूल्स डिफरेंट थे. तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स लेंगे. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द अर्ली स्टोन टूल्स यानी कि जो हमारा पैलियोलिथिक एरा था उसमें हमारे स्टोन टूल्स कैसे थे. ठीक है, सो द अर्लीस्ट टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस वर वेरी बेसिक. कैसे थे? दे वर वेरी बेसिक एंड दे आर मेड फ्रॉम रफ स्टोन्स. और किसके बने होते थे? स्टोन्स के बने होते थे. इन्हें हम लोग ऑल्डोवेन टूल्स भी कहते हैं और ये 2.5 मिलियंस अगो अपीयर हुए थे. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे दे यूज दी शार्प एज स्टोन्स टू हंट एनिमल्स. तो यहाँ पर ये लोग इसका यूज क्यों करते थे? एनिमल्स को हंट करने के लिए, उनके मीट को कट करने के लिए और जो ओपन बोन्स होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए. सो दीज टूल्स वर पॉलिश्ड और रिफाइंड बट दे हेल्प अर्ली ह्यूमंस सर्वाइव देयर एनवायरमेंट. सो यहाँ पे ये जो टूल्स थे एकदम रिफाइंड नहीं हुआ करते थे, बस पत्थर होते थे. ठीक है, सिंपल पत्थरों का वो लोग यूज करते थे उस टाइम पर. और इसमें कोई भी पॉलिशिंग और कोई भी ऐसा मतलब रिफाइनिंग नहीं होती थी, कहीं से नुकीला बना रखा है ना, कहीं से चौड़ा किया हुआ है. तो मानवों द्वारा उपयोग किए गए जो पहले उपकरण हैं बच्चों कैसे थे? वो बहुत ही सरल थे और कच्चे कच्चे पत्थरों से वो बनाए गए थे. ऑल्डोवेन उपकरण इन्हें हम कहते हैं और ये 250 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे. तो प्रारंभिक मानवों ने इन तेज किनारों वाले पत्थरों का उपयोग जानवरों का शिकार करने, मांस को काटने और हड्डियों को तोड़ने के लिए किया था. फिर हमारे थे एचिलियन टूल्स यानी कि जो आपके 1.5 मिलियन अगो आए. ठीक है, सो लगभग 1.5 मिलियन साल पहले मानवों ने थोड़े से जो उनके उपकरण हैं उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनको बेहतर बनाना शुरू कर दिया. ठीक है, जिन्हें अचूलियन उपकरण कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है? उन्हें अचूलियन उपकरण कहा जाता है. जो पहले हमारे ऑल्डोवेन उपकरण थे ये उनसे कहीं अधिक उन्नत थे. यानी कि ये जो जैसे इसमें हमारा मोस्ट फेमस हैंड एक्स आ जाता है which had two sharp edges making it much more effective for cutting, chopping wood and butchering animals. तो यहाँ पर हमारे पास हैंड एक्सेस आ गए थे. ठीक है, हैंड एक्सेस आ गए थे और ये जो टूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल थे और वेल मेड थे, रिफ्लेक्टिंग द प्रोग्रेस ह्यूमंस मेड इन टूल मेकिंग. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो मनुष्य है उसने टूल मेकिंग में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था. फिर हमारे मिडल पैलियोलिथिक एरा में हमारे मॉस्टेरियन टूल्स आए. ठीक है, तो अराउंड 3 lakhs to 30,000 years ago human developed even more specialized tools called
मुस्टीरियन टूल्स उन्होंने बनाए, इनका यूज करा जाता था निएंडरथल्स के द्वारा, ठीक है। एंड दे वर मेड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड लेवालॉइस where a stone core was shaped first and then a sharp flake was struck off। तो यहाँ पर इनको बनाने की एक टेक्निक थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवलाइज कहते हैं, जिसमें सबसे पहले पत्थर का जो कोर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा पत्थर है सबसे पहले उसके कोर को आकार दिया जाता है और फिर उसके तेज टुकड़े निकाले जाते थे। इन उपकरणों में स्क्रैपर्स, बिंदु और चाकू आपकी शामिल है, जो जानवरों की खाल उतारने, शिकार करने और लकड़ी काटने के लिए उपयोगी थे, ठीक है। सो दे वर यूज्ड for skinning animals, hunting and cutting wood. So they were not more precise and better suited for specific tasks than earlier tools. So ये क्या थे, पहले उपकरणों की तुलना में और भी ज़्यादा अच्छे थे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, जो टूल्स हैं वो और अच्छे होते जाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज के बारे में, जिसको हम लोग न्योलिथिक पीरियड कहते हैं, जो कि 10,000 ईयर्स अगो आया था। सो दिस पीरियड मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल टू सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो उनका पहले घुमक्कड़ वाला लाइफस्टाइल था, जो उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल था, उसको छोड़कर दे स्टार्टेड डूइंग सेटल्ड फार्मिंग, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमन बिगिंस टू प्रोड्यूस पॉलिश स्टोन टूल्स। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अब जो उनके स्टोन टूल्स बन रहे थे दे आर वेरी पॉलिश्ड, ठीक है। तो मानवों ने पॉलिश किए गए पत्थर उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारी सिकल्स आती है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के लिए सिकल्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट को साफ करने के लिए एक्सेस। ये सब के सब जो हैं इनका डेवलपमेंट नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। सो ह्यूमंस आल्सो बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ पॉटरी, वीविंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब नियोलिथिक पीरियड में जो लोग हैं उन्होंने पॉटरी शुरू कर दी, वीविंग करना शुरू कर दिया एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, ओके। So these tools were much more advanced and specialized, reflecting the growth of agriculture and permanent settlements. So यहाँ पर जो मानव है उसने मटके बनाना, बुनाई करना और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। और ये जो उपकरण अब उन्होंने बनाए थे दे आर मोर एडवांस, यानी कि दे आर, वो उन्नत थे और क्या थे, विशिष्ट थे, स्पेशलाइज थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कैसे कृषि और स्थायी बस्तियों की वृद्धि हुई उसके बाद, ठीक है। न्योलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर और परमानेंट सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टूल्स ऑन ह्यूमन लाइफ। तो जो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। टूल्स अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू इंटरेक्ट मोर इफेक्टिवली। ये जो टूल्स थे ये अर्ली ह्यूमंस को अलाउ करते हैं क्योंकि ये अब अपने एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। हंटिंग कर पा रहे थे, फूड को गैदर कर पा रहे थे और अपने शेल्टर्स भी बना पा रहे थे। तो ओवर टाइम द एडवांसमेंट ऑफ टूल लीड टू इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, और जो पहले उनके क्रूड कच्चे स्टोन के टूल्स होते थे अब वो एक मोर स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से शुरुआत होती है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सारा अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्टोन टूल्स से रिलेटेड बताना था कि पहले कैसे थे, फिर उनमें क्या क्या बदलाव आया और फिर लास्ट में वो कितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए। So now let's discuss our next question. So discuss the characteristic features of Bronze Age societies. How did these empires decline? तो जो हमारी ब्रॉन्ज एज की सोसाइटीज़ हैं उनको ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा ब्रॉन्ज है उसका भारी मात्रा में उपयोग हो रहा था, ठीक है। अब वहाँ पर जो भी सोसाइटीज़ थी उनका डिक्लाइन कैसे हुआ ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम उसके फीचर्स बताएंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सोसाइटी। सो द फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। सो जो हमारी ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज हैं दे सॉ द राइज ऑफ सिटीज। क्या हुआ वहां पर? शहरों का राइज हुआ, अर्बन सेंटर्स बने और डेवलप हुई जॉब्स, ट्रेड एंड डिस्टिंक्ट सोशल हायरार्कीज। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सामाजिक वर्गों का भी विकास हुआ, शहर बने, कामकाज बढ़ा, व्यापार बढ़ा। फिर वहां पर हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसके अंदर उन्नति हुई। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज को यूज करना शुरू किया। व्हाट इज ब्रॉन्ज? तो इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि जो हमारा कॉपर होता है
यानी कि तांबा और जो टिन होता है उन दोनों से मिलकर हमारा ब्रॉन्ज बनता है। तो यहाँ पर औजारों और हथियारों में क्या हो गया, महत्वपूर्ण सुधार हो गए। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, सो दीज सोसाइटीज हैड स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज। तो यहाँ पर जो भी सभ्यताएं बनी इनमें संगठित राजनीतिक प्रणाली और केंद्रीकृत सत्ता थी, जिससे कि जटिल सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ। देन वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो ब्रॉन्ज एज में जो एग्रीकल्चर है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। साथ ही साथ जो लोग हैं वो जानवरों को पालतू बनाते थे, ठीक है, जानवरों को पालते थे और प्लांट्स को भी उगाते थे और फूड का जो है वो सरप्लस रहता था, सरप्लस फूड प्रोडक्शन वो लोग करते थे, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब समझते हो, तो जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, यानी कि खाने के लिए तो उगा लिया, जो बचा हुआ होता है वो हमारा सरप्लस होता है। अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज का है आपके पास, वो है उनका ट्रेड नेटवर्क, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज हैं उनका जो ट्रेड नेटवर्क है वो वेल एस्टेब्लिश था, ठीक है, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड कल्चरल आइडियाज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो वो दूर दराज के क्षेत्रों तक क्या करते थे, अपने कल्चरल आइडियाज को शेयर करते थे, ठीक है। फिर उस टाइम पर क्या क्या रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, तो यहाँ पर रिलीजन जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर बनाए गए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी क्या हुई, एडवांसमेंट हुई, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी एडवांसमेंट्स हुई। तो संगठित धर्मों का उदय हुआ, विशाल स्थापत्य और कला तथा संस्कृति में क्या हुई, उन्नति हुई। अब यहाँ पर इसका जो डिक्लाइन है वो आपको बताना है कि ये जो सोसाइटीज हैं इनका डिक्लाइन क्या हुआ। तो देखो, देखा किसी ने भी नहीं है क्यों डिक्लाइन हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है क्लाइमेट में चेंज आ गया हो, कहीं पे सूखा पड़ गया हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हो, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर खत्म हो गया हो और खाने की कमी हो गई हो, ठीक है, तो इस वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ हो और लोग जो है मर गए। या फिर इन्वेजन हुआ, कहीं बाहर से कोई सभ्यता आ गई दूर दराज से और यहाँ पर इन सब लोगों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये लोग मर गए, या फिर इन्वेजन की वजह से इनका डाउनफॉल हो गया। फिर होते हैं इंटरनल स्ट्रगल्स। तो यहाँ पर देखो, कोई भी समाज जो होता है उस समाज के अंदर इंटरनल स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और पावर स्ट्रगल्स होते हैं विद इन एम्पायर्स माइट हैव एसिलेटेड देयर कोलैप्स। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि राजनीतिक स्थिरता थी, अस्थिरता थी, ओके, और सामाजिक जो असमानता थी, हो सकता है इसकी वजह से भी ये जो साम्राज्य हैं इनका पतन हो गया हो। फिर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का मतलब होता है कि जब आयरन आ गया, ठीक है, अब ब्रॉन्ज एज में आयरन जब आ गया तो यहाँ पर आयरन जो है ज़्यादा एक्सेसिबल था ब्रॉन्ज से, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। लोहे का उपयोग जो कांसे से अधिक मजबूत और आसानी से उपलब्ध था, शक्ति और सैन्य क्षमता के संतुलन को बदल सकता था। फिर आपके नेचुरल डिजास्टर्स, ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर लिख कर आएंगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी 3 पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर इसके डिक्लाइन में लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आंसर में कंक्लूजन देंगे दैट द ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज वर मार्क्ड बाय अर्बन डेवलपमेंट, technological progress, complex social struggles, and cultural advancement. So the decline of these empire was influenced by a combination of factors. अब इसका डिक्लाइन में भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लाइक एनवायरमेंटल चेंज, इन्वेजन्स, इंटरनल स्ट्रगल्स एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स और नेचुरल डिजास्टर्स। तो जो भी हमने अभी ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उन सभी पॉइंट्स को हमें समराइज कर अपने कंक्लूजन में लिखना होता है। तो निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे कि जो कांस्य युग की सभ्यताएं थी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा शहरी विकास था, प्रौद्योगिकी में वो लोग आगे थे, ठीक है, इन सबसे इनकी पहचान थी। इन साम्राज्यों के पतन के कई कारण हैं, जैसे कि पर्यावरण में परिवर्तन आ जाना, आक्रमण हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, ये सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है, इनका पतन हो गया। इन कारणों ने मिलकर कई साम्राज्यों के पतन का कारण बने और लौ युग की शुरुआत की। तो यहाँ पर जब ब्रॉन्ज एज खत्म हो गया था तो उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, हमारा आयरन एज स्टार्ट हुआ था। नाउ लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्लेवरी एंड रोल ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन सोसाइटीज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है किसका, स्लेव्स का कंपैरिजन करना है एंशिएंट ग्रीक सोसाइटीज में जो स्लेव्स थे वो,
और रोमन सोसाइटीज़ जो थी वहाँ पर जो स्लेव्स थे उनके बीच में हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो भी हमारी कंपैरेटिव स्टडी रहेगी उसका एक क्या रहेगा बच्चों, हमारा बेस रहेगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारा फर्स्ट बेस है वो ओरिजिन को लेकर है। तो हम बताएंगे कि जो स्लेवरी का ओरिजिन है वो एंशंट ग्रीस में कैसे हुआ और आपकी जो रोमन है वहाँ पर कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एंशंट ग्रीस का समझ लो। So, in ancient Greece, slavery was primarily based on conquest and slaves were often prisoners of war. तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि जो ग्रीस है वहाँ पर जो भी स्लेव्स थे दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जब भी युद्ध होता है तो वहाँ पर पकड़े जाते हैं वो लोग, ठीक है। हु वर कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर रीजन, जिन्हें हम कहीं और से वो लोग लेकर आए थे। सो देयर वॉज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ डेट स्लेवरी, यानी कि अगर आप किसी को ऋण नहीं उसका चुका पाते हो तो आप क्या बन जाते हो, उसके स्लेव बन जाते हो। तो स्लेवरी इन ग्रीस वॉज नॉट बेस्ड ऑन रेस बट वॉज मोर क्लोजली टाइड टू सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर जो ग्रीस में थी जो स्लेवरी वो रेस पर बेस्ड नहीं थी, यानी कि नस्ल पर आधारित नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से जुड़ी थी। वैसे ही जो हमारा एंशियंट रोम है, तो सिमिलर टू ग्रीस स्लेवरी इन एंशियंट रोम ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे रोम के अंदर भी जो स्लेवरी है वो वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट से ही शुरू हुई थी। जैसे जैसे रोम ने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया उसने लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स को कॉन्क्वेयर कर लिया, उनके टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया। सो दैट स्लेवरी वॉज लेस प्रोमिनेंट इन रोम। लेकिन जैसे कि हमें ग्रीस में देखने को मिलता है, डेट स्लेवरी हमें ग्रीस में देखने के लिए मिलती है, रोम में डेट स्लेवरी नहीं थी, ठीक है। सो द रोमन एम्पायर विद इट्स वास्ट टेरिटोरियल रीच relied heavily on slaves for agriculture, military and domestic purposes। तो यहाँ पर जो रोम है वहाँ पर स्लेव्स को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर और मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। वहाँ पर भी युद्ध बंदियों को क्या कर लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, लेकिन वहाँ पर ऋण दास्ता नहीं थी। अब हमारा जो सेकंड जो हमारा बेस रहेगा इनके बीच में डिफरेंशिएट करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्लेव्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एंशियंट ग्रीस है वहां पर किस टाइप के स्लेव्स मिलते थे। सो ग्रीक स्लेव्स वर डाइवर्स इन रोल, सम वर्कड इन हाउस होल्ड्स एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो जो ग्रीस वाले हैं वो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम किया करते थे, ठीक है। जो बाकी के थे वो किस में काम करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे। और जो हमारे पब्लिक स्लेव्स थे, ठीक है, पब्लिक स्लेव्स यानी कि जिन पर सरकार का अधिकार था, वहां पर वो वाले स्लेव्स भी एग्जिस्ट करते थे। एंड दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल सच एज वर्किंग एज क्लर्क और सेक्रेटरीज। तो वो क्लर्क और सेक्रेटरी की तरह काम करते थे। स्लेव्स कुड समटाइम्स अर्न देयर फ्रीडम थ्रू देयर वर्क। और वहां पर जो स्लेव्स हैं अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो वो लोग अपनी आज़ादी भी पा लेते थे, ठीक है। अगर उनका मास्टर चाहे तो उनको आज़ाद कर देता था। तो ग्रीक दासों के कार्य क्षेत्र विविध विविध थे। विविध का मतलब क्या होता है, डिफरेंट थे, डाइवर्स थे। सो कुछ घरेलू सेवकों के रूप में घरों में काम करते थे, जबकि अन्य कृषि खाद्यान्नों या कारखानों में काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सार्वजनिक दास भी हुआ करते थे, जिन पर स्वामित्व किसका होता था, राज्य का होता था। तो जिनके पास प्रशासनिक भूमिकाएं थी, जैसे कि क्लर्क या सचिव के रूप में वो काम करते थे। दास कभी कभी अपनी मेहनत या मालिक की कृपा से अपनी स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते थे। नाउ लेट्स डिस्कस द स्लेव्स इन एंशियंट रोम। सो दो रोम में जो स्लेव्स थे दे हैव मोर वेरिड पोजीशंस, यानी कि यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि दे कुड वर्क इन हाउस होल्ड एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, ग्लेडिएटर्स, क्राफ्टमैन एंड इवन टीचर्स। तो ये सारे काम वो करते थे। अब जो वेल्दी इलीट्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके पास दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्लेव फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। उनके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे। जबकि जो स्टेट ओन्ड स्लेव थे वो पब्लिक वर्क्स को मैनेज करते थे, जैसे कि रोड्स को बनाना, एक्विडक्ट्स को बनाना। तो slaves in Rome could be freed by their masters, a practice known as manumission, which was relatively common। तो वहां से भी वो लोग आजादी प्राप्त कर सकते थे मैन मिशन के द्वारा। रोम के दासों के पास और भी अधिक क्या थे, विविध कार्य थे। वे घरेलू काम करते थे, कृषि श्रमिकों की तरह काम करते थे, शिक्षक की तरह भी काम किया करते थे, ठीक है। और जो है वहां पर बड़ी संख्या में जो दास उनके पास होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास बहुत सारे दास हुआ करते थे।
और सार्वजनिक कार्य दास करते थे। जो राज्य के दास होते थे वो सार्वजनिक कार्य जैसे कि सड़कें बनाना, ये सारे काम वो करते थे और वो स्वतंत्र भी हो सकते थे। नाउ लेट्स डिस्कस द बेसिस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। तो इन एंशिएंट ग्रीक्स द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स इन वॉज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स। तो जैसा रोल वैसा उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो स्लेव्स थे, स्पेशली जो कि प्राइवेट घरों में काम करते थे, दे वर्क इन बेटर कंडीशंस, ठीक है, उनके पास अच्छी कंडीशंस हुआ करती थी देन दोज वर्किंग इन द माइंस और इन एग्रीकल्चर। बल्कि जो माइंस या एग्रीकल्चर में काम करते थे उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो हार्श और इनह्यूमन कंडीशंस को फेस करते थे। तो ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल डिफेंडेड स्लेवरी एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल जो थे वो स्लेवरी को क्या करते थे, पहले शुरुआत में एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन समझते थे, लेकिन बाद में स्लेवरी को दूसरे फिलोसोफर्स ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो प्राचीन ग्रीस में जो दासों के साथ व्यवहार होता था वह कैसे होता था, उनके कार्यों पर निर्भर करता था। जो घरों में काम करते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार, जो बाहर करते थे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। अब जो एंशिएंट रोम है वहां पर कैसे ट्रीट किया जाता था, वहां पर भी अलग अलग था। तो वाइल सम स्लेव्स इन वेल्दी हाउस होल्ड इंजॉयड रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ, जो वेल्दी घरों में रहते थे, जो वेल्दी हुआ करते थे, उनकी लाइफ तो कंफर्टेबल थी, ठीक है। और अपने मास्टर्स के साथ वो कभी कभी बॉन्ड्स भी बना लेते थे, अच्छा बॉन्ड हो जाता था, ठीक है। Some Roman slave owner were known to be harsh while others were more benevolent. तो कुछ अच्छे हुआ करते थे और कुछ बुरे हुआ करते थे। So the general Roman attitude was that slaves were property. लेकिन जो Romans हैं वो slaves को अपनी property समझते थे और उनके साथ mistreatment किया करते थे, ठीक है। तो दासों के साथ जो व्यवहार है वह भिन्न था। अमीर घरों में जो है वो आरामदायक जीवन जीते थे और अपने मालिकों के साथ करीबी रिश्ते भी बना लेते थे। खाद्यान्नों में और कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले दास जो हैं वो क्रूर परिस्थितियों का सामना करते थे और मालिकों को जो है कुछ रोम के दास मालिकों को कठोर माना जाता था, जबकि अन्य अधिक दयालु होते थे, ठीक है। तो कुछ कठोर होते थे, कुछ दयालु होते थे और दृष्टिकोण ये था कि जो दास हैं वो क्या है, संपत्ति हैं, दे आर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम सोशल स्टेटस की बात करेंगे तो जो ग्रीस के जो थे उनके पास बहुत ही कम लीगल राइट्स हुआ करते थे। दे वर कंसिडर्ड प्रॉपर्टी एंड हैड नो पर्सनल ऑटोनमी। वो उनको एक प्रॉपर्टी समझा जाता था और उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती थी। वो कुछ भी ज़मीन वगैरह नहीं कर सकते, खरीद सकते थे, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। कम इन सम सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस अ फ्यू स्लेव्स कुड गेन लिमिटेड राइट्स एज दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर देयर मास्टर्स। उन्हें कुछ लिमिटेड ही राइट्स दिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उनके पास कम कानूनी अधिकार थे, कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। विवाह भी वो लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। जबकि जो रोमन के स्लेव्स थे दे हैड इवन फ्यूअर लीगल प्रोटेक्शन देन देयर ग्रीक काउंटर पार्ट्स। ग्रीक वालों के पास तो थी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन, बट इनके पास तो और भी कम थी, ठीक है। तो स्लेव्स को प्रॉपर्टी समझा जाता था रोम में और उन वर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू गेन फ्रीडम थ्रू मनु मिशन। पर यहाँ पर उनके पास फ्रीडम लेने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, मैन मिशन यानी मुक्ति के माध्यम के द्वारा। अब एंशंट ग्रीस जो है वहाँ पर रिवॉल्ट्स भी किए, जैसे कि जो हमारे स्लेव्स हैं वो कभी कभी रिवॉल्ट करते थे। ओकेजनली वहाँ पर अपराइजिंग्स होती थी। यहाँ पर आपको एक माइंस के स्लेव्स का दे रखा है, सिल्वर माइंस से लॉरियन में उन लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्ट किया होगा, उसके बारे में दिया हुआ है। तो प्राचीन ग्रीस में दासों ने शायद ही कभी विद्रोह किया होगा, लेकिन कभी कभी वो लोग करते थे, जैसे कि जो खाद्यान्नों में काम करते थे वो कभी कभी रिवॉल्ट किया करते थे। फिर यहाँ पर हमें बताना है एंशंट रोम में तो some witness several major slave revolts, the most famous being the Spectus revolt। तो यहाँ पर हमें रोम का भी एक रिवॉल्ट दे रखा है, where a gladiator slave Spectus lead an army of slaves against the Roman state। तो यहाँ पर एक जो स्पेक्टस नाम का व्यक्ति था उसने रोमन स्लेव्स को क्या कर लिया, जोड़ लिया और उनके खिलाफ पूरी की पूरी आर्मी ही बना ली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो विद्रोह है इसका रोम साम्राज्य में इससे गहरा तनाव हुआ और दासों के साथ कठोर व्यवहार के बावजूद रोमन साम्राज्य ने अपने इतिहास में कई दास विद्रोहों का सामना भी किया। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कंपैरिजन करा कि जो रोम सोसाइटी थी और ग्रीक सोसाइटी थी वहाँ पर क्या स्लेव्स की जो कंडीशन है वो कैसी थी। सो नाउ स्टूडेंट्स, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। अभी हम लोग और भी वीडियोस लेकर आएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना है। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज को आप लोग गूगल पे सर्च कर हमारी वेबसाइट से वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।